नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इनसाइट गुरु चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने 20वीं सदी के सबसे बड़े राष्ट्रों में से एक को आकार दिया। हम बात कर रहे हैं माओ जेडोंग की, एक ऐसे नेता की जिसने न केवल चीन के इतिहास में बल्कि पूरे विश्व के राजनीतिक पटल पर अपनी छाप छोड़ी। इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी जीवन यात्रा, उनकी नीतियों के बारे में और विशेष रूप से द ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन जैसी घटनाओं पर जिसने चीन के भविष्य को पूरी तरह से बदल दिया। माओ जेडोंग का जन्म 26 दिसंबर 1893 को चीन के हुनान प्रांत के शाओशान गांव में हुआ था। उनके पिता एक धनी किसान थे, लेकिन सख्त अनुशासन के चलते माओ ने बचपन से ही विद्रोह की भावना विकसित की। उन्होंने पढ़ाई के लिए गांव से बाहर कदम रखा और स्कूल में आधुनिक विषयों और राजनीतिक विचारों से प्रभावित हुए। माओ की प्रारंभिक शिक्षा पारंपरिक कन्फ्यूशियन मान्यताओं पर आधारित थी, लेकिन वो धीरे धीरे पश्चिमी साहित्य और राजनीतिक सिद्धांतों की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने 4 बुक्स एंड 5 क्लासिक्स जैसे कई कन्फ्यूशियस ग्रंथ का अध्ययन किया, लेकिन साथ ही उन्होंने चीन की कमजोरियों को समझा और देश को मजबूत बनाने के रास्ते खोजने लगे। 1911 की शिनहाई क्रांति के दौरान जब किंग राजवंश का अंत हुआ, माओ एक छात्र थे। इस क्रांति ने चीन के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया और माओ को क्रांतिकारी विचारधारा की ओर धकेला। उन्होंने सन यात सेन के विचारों का समर्थन किया, लेकिन जल्द ही मार्क्सिस्ट विचारधारा की ओर मुड़ गए, जिसने उनके पूरे जीवन और राजनीति को प्रभावित किया। 1920 के दशक में चीन में एक बड़ा राजनीतिक संघर्ष चल रहा था। एक तरफ कुओमिंटांग थी, जो सन यात सेन के नेतृत्व में राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन कर रही थी, और दूसरी ओर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना थी, जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट विचारधारा पर आधारित थी। माओ ने सीपीसी में शामिल होकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। माओ का मानना था कि क्रांति का आधार किसानों को बनाना चाहिए, न कि शहरी मजदूरों को। यह विचार उस समय के कम्युनिस्ट लीडर से बिल्कुल अलग था, जो शहरी मजदूरों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। 1927 में जब कुओमिंटांग ने कम्युनिस्ट के खिलाफ अभियान शुरू किया, तब माओ ने जिंगगांगशान पहाड़ों में जाकर एक रूरल बेस स्थापित किया और एक गुरिल्ला आर्मी का नेतृत्व किया। 1934 में जब कुओमिंटांग के साथ संघर्ष बढ़ा, तब माओ और उनके समर्थकों ने लॉन्ग मार्च का नेतृत्व किया। ये लगभग 9000 किलोमीटर की यात्रा थी, जिसे कम्युनिस्ट ने कुओमिंटांग के अत्याचारों से बचने के लिए किया था। लॉन्ग मार्च एक महान कठिनाई भरी यात्रा थी, जिसमें हजारों कम्युनिस्ट मारे गए, लेकिन ये माओ के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसने उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी में एक शक्तिशाली नेता बना दिया और उन्हें राष्ट्रीय हीरो का दर्जा मिला। दशकों के संघर्ष और रणनीतिक युद्ध के बाद 1 अक्टूबर 1949 को माओ जेडोंग ने तियानमेन स्क्वायर पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की घोषणा की। ये चीन के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत थी। माओ ने कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में चाइना का नेतृत्व किया और नए समाजवादी राज्य का निर्माण शुरू किया। माओ ने लैंड रिफॉर्म के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने का काम किया। उन्होंने बड़े भूस्वामियों की भूमि को गरीब किसानों में बांट दिया, जिससे चीन के ग्रामीण इलाकों में समर्थन प्राप्त हुआ। ये प्रक्रिया हिंसक थी और हजारों भूस्वामियों को मारा गया या उनके पास से जमीन छीन ली गई। इसके बाद माओ ने एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें सभी उद्योगों को नेशनलाइज्ड किया गया, प्राइवेट ओनरशिप को समाप्त कर दिया गया और राज्य ने अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। माओ ने इस नए सामाजिक राज्य को दुनिया के सामने पीपल्स डेमोक्रेसी के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन ये वास्तव में एक पार्टी की तानाशाही थी। 1958 में माओ जेडोंग ने एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की, जिसे द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहा गया। इस योजना का लक्ष्य था चाइना को एक इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक पावर हाउस में बदलना, जो न केवल पश्चिमी देशों से आगे निकल सके, बल्कि सोवियत यूनियन को भी पीछे छोड़ सके। माओ का मानना था कि यदि देश के सभी रिसोर्सेज पर पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा, तो चाइना कुछ ही वर्षों में एक बड़ी इंडस्ट्रियल पावर बन सकता है। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड के तहत सबसे महत्वपूर्ण कदम था एग्रीकल्चर का कलेक्टिवाइजेशन।
माओ ने यह तय किया कि छोटे किसानों को अपनी इंडिविजुअल होल्डिंग को छोड़कर बड़े बड़े कम्युनिस्ट में संगठित किया जाए। इस कम्युनिस्ट में 20,000 से 30,000 लोग शामिल होते थे और उन्हें सामूहिक रूप से फार्मिंग करनी होती थी। माओ का मानना था कि कम्युनिस्ट में काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों की एफिशिएंसी में सुधार होगा। इसके अलावा उन्होंने इस योजना के तहत लोगों को बैकयार्ड फर्नेस में स्टील उत्पादन के लिए प्रेरित किया। इसके लिए लोगों ने अपने घरों के पिछवाड़े में छोटी छोटी भट्टियों का निर्माण किया और हाउस होल्ड आइटम जैसे लोहे के बर्तन, फर्नीचर आदि को पिघलाकर स्टील बनाने की शुरुआत की। माओ और उनकी सरकार का मानना था कि इससे न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि औद्योगिक उत्पादन भी आसमान छू जाएगा। सरकार ने उत्पादन के अनरियलिस्टिक टारगेट्स तय किए और उन पर सरकारी प्रचार तंत्र द्वारा जोर दिया गया। लेकिन ये योजना बुरी तरह से असफल हो गई। फोर्स्ड कलेक्टिवाइजेशन और स्टील उत्पादन के लिए रिसोर्सेज का गलत एलोकेशन करने के कारण कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आई। सरकार द्वारा फॉल्सली इन्फ्लेटेड प्रोडक्शन फिगर्स के कारण रियल सिचुएशन की सच्चाई को नजरअंदाज किया गया। जब खाद्य उत्पादन असल में कम हुआ तो भी सरकार ने अपनी पॉलिसीज को जारी रखा, जिससे बड़े पैमाने पर फेमिन की स्थिति पैदा हो गई। इस स्थिति को और भी खराब करने के लिए गवर्नमेंट ने लोगों की फ्रीडम और इनिशिएटिव को भी पूरी तरह से दबा दिया। फार्मर्स को कम्युनिस्ट में फोर्स कर दिया गया, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन का डिक्लाइन हो गया। साथ ही स्टील उत्पादन के प्रयास ने गांव से कृषि में लगे लोगों को भी खींच लिया, जिससे खेती का काम और भी प्रभावित हो गया। 1959 से 1961 के बीच चाइना ने अपने इतिहास के सबसे भयंकर अकाल का सामना किया। अनुमानित 2 से 4 करोड़ लोग भुखमरी से मारे गए। यह अकाल इस हद तक था कि कुछ इलाकों में लोगों को जीवित रहने के लिए एक्सट्रीम मेसर्स तक का सहारा लेना पड़ा। माओ की इस नीतिगत विफलता ने उनकी क्रेडिबिलिटी को भारी नुकसान पहुंचाया और उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए गए। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड ने न केवल चीन की इकोनॉमी को एक विशाल धक्का दिया, बल्कि इसने समाज के हर हिस्से में मानवीय त्रासदी को जन्म दिया। जबरन सामूहिकीकरण, बढ़ा चढ़ाकर उत्पादन बताना तथा गलत तरीके से औद्योगिकरण के प्रयास ने पूरे चीन को एक असफलता की ओर धकेल दिया। इस योजना की विफलता ने माओ की राजनीतिक शक्ति को भी कमजोर कर दिया और उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर अपने कुछ अधिकारों को त्यागना पड़ा। माओ ने इस विफलता को मान्यता देने से इनकार कर दिया, लेकिन अंततः उन्हें समझना पड़ा कि उनकी योजनाओं ने चीन को एक भयानक स्थिति में ला दिया है। इससे न केवल उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा, बल्कि चीन के मिलियंस ऑफ सिटीजन्स को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। 1960 के दशक के मध्य तक माओ जेडोंग ने अपनी शक्ति को फिर से स्थापित करने के लिए एक नया आंदोलन शुरू किया, जिसे कल्चरल रेवोल्यूशन कहा जाता है। माओ ने आरोप लगाया कि कम्युनिस्ट पार्टी और समाज में कैपिटलिस्ट एलिमेंट घुसपैठ कर रहे हैं और उन्हें खत्म करने की जरूरत है। 1966 में शुरू हुई कल्चरल रेवोल्यूशन ने पूरे चीन को उथल-पुथल में डाल दिया। माओ ने युवाओं को रेड गार्ड के रूप में संगठित किया और उन्हें पुरानी सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक परंपराओं को नष्ट करने का आदेश दिया। इस अभियान के तहत हजारों शिक्षकों, बुद्धिजीवियों और राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित किया गया और कई की हत्या कर दी गई। कल्चरल रेवोल्यूशन ने चीन की शिक्षा प्रणाली को तहस नहस कर दिया और सांस्कृतिक धरोहरों को भारी नुकसान पहुंचाया। रेड गार्ड्स ने कन्फ्यूजन टेम्पल्स, बुद्ध की मूर्तियों और अन्य सांस्कृतिक स्थलों को नष्ट कर दिया। माओ ने कल्चरल रेवोल्यूशन को परमानेंट रेवोल्यूशन के रूप में प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य समाज को शुद्ध करना और कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को मजबूत करना था। लेकिन कल्चरल रेवोल्यूशन का अंत बहुत ही विनाशकारी साबित हुआ। यह आंदोलन माओ के राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए एक हथियार बन गया, लेकिन इसने देश को भारी नुकसान पहुंचाया। अर्थव्यवस्था ठप हो गई, शिक्षा व्यवस्था बिखर गई और समाज में गहरा विभाजन पैदा हो गया। कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान हजारों लोगों की जान चली गई और लाखों लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए। माओ के जीवन के अंतिम वर्षों में वो धीरे धीरे राजनीतिक दृष्टि से कमजोर हो गए। उनकी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उनके पास शक्ति कम हो गई, लेकिन उन्होंने कल्चरल रेवोल्यूशन को समाप्त करने से इनकार कर दिया। यह आंदोलन 1976 में माओ की मृत्यु के बाद ही समाप्त हुआ। 9 सितंबर 1976 को माओ जेडोंग का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद चाइना में उनकी विरासत पर गंभीर बहस हुई।
माओ को चीन के फाउंडिंग फादर के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने देश को एकजुट किया और इसे एक मजबूत राष्ट्र बनाया। लेकिन उनकी नीतियों, विशेष रूप से द ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन ने चीन को गहरे घाव दिए। माओ जेडोंग की विरासत जटिल और विवादास्पद है। एक ओर वो चाइना को एकजुट करने और इसे एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बनाने के लिए जाने जाते हैं, दूसरी ओर उनकी नीतियों के कारण हुए मानवीय नुकसान ने उनके नाम को हमेशा के लिए धूमिल कर दिया। माओ जेडोंग का जीवन और उनकी नीतियां आज भी चाइना और दुनिया भर के स्कॉलर, हिस्टोरियन और नेताओं के लिए एक स्टडी का विषय है। उन्होंने चाइना को आधुनिक युग में लाने का प्रयास किया, लेकिन उनके द्वारा उठाए गए कुछ कदमों ने देश को गहरे संकट में डाल दिया। तो दोस्तों, ये थी माओ जेडोंग की कहानी, उनके जीवन के उतार चढ़ाव और उनकी नीतियों के प्रभाव की एक झलक। चीन को आकार देने में माओ की भूमिका को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम उनके द्वारा लिए गए फैसलों के दोनों पहलुओं पर नजर डालें, उनकी उपलब्धियां और उनकी नाकामियां। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार और सुझाव हमारे साथ कमेंट्स में साझा करें। द इनसाइट गुरु पर हम ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।